हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज पढ़ना क्या है, सूचक के प्रकार में हम पढ़े थे ना, क्या क्या पढ़े थे, एक आपकी प्राकृतिक सूचक और एक कृत्रिम सूचक, ये दोनों पढ़ चुके थे ना। सप्ताह जो हमारा इसमें एग्जाम्पल है उसका चित्र भी दिखाया था ना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तीसरा गंधीय सूचक। हम तीसरा क्या पढ़ेंगे, तीसरा हमारा सूचक का प्रकार है गंधीय सूचक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी। क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी और इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। गंधीय सूचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कोई दिक्कत? तो देखते हैं गंधीय सूचक किसे कहते हैं। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है, बदल जाती है। गंधीय सूचक में मान लो कि आप प्याज ले लिए, क्या ले लिए, प्याज, और उस पे अम्ल डालोगे या क्षार डालोगे तो उसका गंध क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ? तो कैसे सूचक है ये ऐसे सूचक है कि इस पे अम्ल और क्षार डालने पर इसका गंध बदल जाता। तो यहाँ क्या लिखा है, इन पदार्थों की गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती, मतलब अम्ल और क्षार डालने पर उसका गंध क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जो हमारे गंधीय सूचक है। अब गंधीय सूचक है कौन, उदाहरण देखो। नंबर 1 प्याज, ओनियन। नंबर 2 लौंग तेल, क्लोव ऑयल। नंबर 3 वेनिला। बात क्लियर है? तो ये हमारे जो 3 ऐसे सूचक हैं जो इन पे अम्ल और क्षार डालने पर इनके जो गंध होते हैं क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। बस मैं इंग्लिश में देखेंगे, द स्मेल ऑफ दीज सब्सटेंस चेंज इन एसिडिक ऑफ बेसिक मीडियम। स्मेल ऑफ दीज सब्सटेंस, सभी पदार्थों के जो क्या होते हैं, वह पदार्थ जिनके गंध क्या होते हैं, चेंज, बदल जाते हैं, इन एसिडिक और बेसिक। एसिडिक मतलब अम्लीय और बेसिक मतलब क्षारीय माध्यम में, क्षारीय मीडियम मतलब माध्यम में जिनके गंध क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गंधीय सूचक, मतलब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। क्लियर है ना? आगे चले। आगे हम सूचक को थोड़ा तालिका में देखेंगे, ठीक है, एक साथ थोड़ा देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो तो क्या लिखा है, सूचक तालिका, इंडिकेटर्स टेबल, इंडिकेटर टेबल। यहां पर लिखा है सूचक, यहां पर रंग और गंध में परिवर्तन, रंग और गंध में परिवर्तन, ठीक है, रंग गंध में क्या परिवर्तन। कोई दिक्कत है? तो रंग मतलब कलर्स और गंध मतलब स्मेल, इन चेंजेस परिवर्तन, चेंज, ठीक है। तो चेंज इन कलर एंड स्मेल, चेंज इन कलर एंड स्मेल, ठीक है। यहां पर क्या है, क्षार के साथ कैसे रंग बदलता है, और यहां पर क्या है, अम्ल डालने पर। तो आपका पहला क्या था, लिटमस पेपर, याद है? लिटमस पेपर कैसा है, किस प्रकार का सूचक है, प्राकृतिक सूचक है ना। लिटमस पेपर कैसा है, प्राकृतिक सूचक है। अगर आप इस पे क्या डालेंगे, अम्ल, क्या डालेंगे, अम्ल, तो वह कैसा हो जाएगा बेटा, लाल। पढ़ाया गया था ना, लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता है, अम्ल डालने पर लाल हो जाता है। और अगर आप उस पे क्या डालेंगे, क्षार, तो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, नीला। आप एक और एग्जांपल पढ़े थे प्राकृतिक सूचक में, लाल पत्ता गोभी का रस, लाल पत्ता गोभी का, अगर आप उस पे अम्ल डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, अगर आप उस पे क्षार डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, हरा। अगर हल्दी, हल्दी जानते हो ना, प्राकृतिक सूचक है, घर में यूज करते हैं, अगर आप उस पे अम्ल डालोगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, वो जैसा है पीला पीला ही रहेगा। अगर आप क्या डाल दोगे बेटा, उस पे क्षार डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, कभी कभी हल्दी पे अगर मान लो सर्फ गिर गया, साबुन गिर गया, तो तुरंत हल्दी क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। क्लियर है? आगे चले। ये याद होना बहुत जरूरी है, ये याद होना बहुत जरूरी है। 1 नंबर में हमेशा एग्जाम में पूछेगा कि हल्दी पर अम्ल डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, तो कोई बदलाव नहीं होता है। पूछेगा लाल पत्ता गोभी का रस क्षार डालने पर कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। आपको ऐसे बताना रहेगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट आपका क्या है, एक पढ़े थे क्या, हाइड्रेंजिया के फूल का रस, ये भी एक प्रकार की क्या है बताओ, कृत्रिम सूचक है, प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक ने फूल दिया है ना,
और इसको अगर कहाँ डालेंगे, अम्ल पे, तो कैसा हो जाएगा, और अगर क्या डालेंगे इस पे, क्षार डालेंगे, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी। फिनाप्थिलीन, किस पे आ गए, फिनाप्थिलीन, कृत्रिम सूचक। फिनाप्थिलीन क्या है, कृत्रिम सूचक। अगर इस पे अम्ल डालेंगे तो रंगहीन, कलरलेस हो जाएगा। अगर क्या डालेंगे, क्षार डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, गुलाबी, पिंक हो जाएगा। कोई दिक्कत, याद कर लेना सब। मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज पे अगर क्या डालेंगे, क्षार डालेंगे तो क्या, अम्ल डालेंगे तो अम्ल लाल हो जाएगा, और क्षार डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। प्याज का रस, प्याज का रस कैसा है, गंधीय सूचक है। कौन सा सूचक है, गंधीय सूचक। अगर इस पे क्या डालेंगे बेटा आप, अगर अम्ल डालेंगे तो तीव्र गंध करेगा, बहुत तेज से गंध मारेगा, और अगर क्षार डालेंगे तो कोई गंध नहीं देगा, नो स्मेल। अंडरस्टैंड। वैनिला, वैनिला का इमेज आपको दिखाए थे ना, ये देखो वैनिला, वैनिला है कि नहीं। वैनिला पे अगर क्या डालोगे, अम्ल, तो समान गंध रहती है, जैसा वैनिला गंध करता है वैसा ही रहेगा, नो चेंज, ठीक है ना। और अगर आप क्या डालेंगे, क्षार, तो कोई गंध नहीं, जो उसका वैनिले का स्वयं गंध है, जिस तरह से वो महकता है वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब फिर से समझो वैनिला को, वैनिला पे अगर क्या डालोगे बेटा, अम्ल, तो समान गंध रहता है, मतलब वैनिला जिस तरह से महकता है, जिस तरह से उसका गंध होता है वैसा ही रहेगा, अम्ल डालोगे। और फिर अगर क्षार डाल दोगे तो जो उसका गंध है वो भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, लौंग का तेल, समान गंध रहता है, जैसा लौंग महकता है मालूम है ना। अगर आप अम्ल डालोगे तो महक कैसी रहेगी, समान रहेगी, लेकिन अगर क्या डाल दोगे बेटा, क्षार, तो जो उसका गंध वो भी खत्म, बस में आया। इसीलिए जब हम सरफ रफ से डब्बे को धो देते हैं तो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, जो हमारा डब्बे में लौंग रहता था, गंध रहता था, उसको धीरे धीरे खत्म हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं। ये देखो लौंग का तेल, ये वैनिला, और ये क्या है, हाइड्रेंजिया के फूल है। अंडरस्टैंड। आगे चले, आगे चले, आगे देखो, पहले लेसन में आपको पढ़ाया था, पहले लेसन में आपको कुछ याद है, पढ़ाया था कि किसी भी पदार्थ के केवल दो ही गुण होते हैं, एक भौतिक रूप से और एक, तो भौतिक रूप से अम्ल और क्षार के गुण पढ़ चुके हैं। पूछो कौन कौन से। अरे भाई बताया ना, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, या लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है, और यह क्या करता है, जलेबी में प्लस आयन देता है, वह इसकी भौतिक गुण थी ना। और ऐसे क्षार का पढ़े थे, क्षार क्या होता है, क्षार क्या होता है, क्षार कड़वा होता है स्वाद में, और जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीले, कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ऐसे भूल जाते हो, ठीक है। तो ये पढ़े थे ना। तो इसका मतलब हम जो अम्ल है और क्षार है उसका भौतिक गुण क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसका भौतिक परिवर्तन बोलो या गुण क्या कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब उसका क्या पढ़ेंगे बेटा, रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे बोलो जल्दी। तो यहाँ क्या लिखा है, अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। अगर आपको हेडिंग नहीं समझ में आएगी हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं है। अंडरस्टैंड। तो आपका भौतिक गुण क्या कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, किसका, अम्ल और क्षार का। अब अम्ल और क्षार का हम क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। तो रासायनिक गुण में नंबर 1 क्या आता बेटा, धातु की रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, बस में आया। तो रिएक्शन मतलब क्या होता है, क्रिया, विथ होने साथ में, मेटल्स मतलब धातु। तो धातु के साथ किसकी क्रिया, अम्ल, और किसकी, क्षार। यही तो इसका रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण किसे कहते हैं, जब रासायनिक अक्रिया होती है तभी उसी को तो रासायनिक गुण कहते हैं। रासायनिक गुण क्या होता है, जब रासायनिक अपक्रिया से कोई काम होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक गुण कहते हैं, ठीक है ना। तो जब अम्ल किसके साथ अपक्रिया करेगा, धातु के साथ, क्षार किसके साथ अपक्रिया करेगा, धातु के, तो क्या कर रहा है, एक प्रकार का रासायनिक अपक्रिया कर रहा है, तो उसका क्या कहलाया हुआ, रासायनिक गुण कहलाएगा। तो देखो यहाँ लिखा है धातु के साथ, धातु की अपक्रिया अम्ल के साथ, किसके साथ बेटा पहले, तो धातु की अपक्रिया पहले किसके साथ, अम्ल के साथ। तो देखो धातु ले लिए, यहाँ पर आगे आ जाओ, अम्ल ले लिए ना, और क्या ले लिए बेटा, धातु ले लिए। यही तो वहां लिखा है, अम्ल व क्षार की रासायनिक गुण धातु की अपक्रिया अम्ल के। तो यहाँ धातु है कि नहीं, और यहाँ क्या है, तो धातु की अपक्रिया किसके साथ, अम्ल हो रहा है साथ में कि नहीं। उसके बाद क्या है, लवण। तो जब धातु अम्ल से क्रिया करती है तो क्या बनाती है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है,
लवण और हाइड्रोजन गैस। तो यह इसका रासायनिक गुण हो गया कि नहीं? अगर हम पूछे अम्ल और क्षार का एक रासायनिक गुण बताओ तो कहोगे गुरुजी पहला रासायनिक गुण यह है कि अगर अम्ल जो है वह क्या करती है, धातु से क्रिया करती है, और क्रिया रासायनिक क्रिया ही क्या है, रासायनिक गुण है। तो अगर अम्ल जो है, ये अम्ल है ना बेटा, अम्ल अगर धातु के साथ क्या करती है, अब क्रिया कैसी, रासायनिक क्रिया ना, मतलब उसका क्या है, रासायनिक गुण है, उसका क्या है, रासायनिक गुण। तो वह क्या बनाती है, लवण और हाइड्रोजन गैस। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत है? तो अम्ल को इंग्लिश में एसिड, धातु को मेटल, लवण को साल्ट और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन। स्पेलिंग याद होनी चाहिए। उदाहरण एग्जाम्पल में अम्ल देखो, ये Cl ना, कई बार बता चुके हैं, या Cl क्या है, अम्ल है, और धातु जिंक धातु नहीं है, जिंक। तो अम्ल का किसके साथ क्रिया हो रहा है, धातु के साथ, और क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड। क्या बन रहा है बेटा, जिंक क्लोराइड, जो क्या बन गया, लवण। क्या बन गया, लवण, साल्ट बन गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, H2O, हाइड्रोजन गैस। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? तो पहला रासायनिक गुण पढ़ लिया कि नहीं, कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यही लिखा है, यहाँ पर हिंदी इंक्लूड कर लेना यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखोगे, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आगे चले, तो दोनों के साथ पढ़ना ना, एक बार अम्ल के और एक बार क्षार के रासायनिक गुण पढ़ना ना। तो अम्ल का धातु के साथ रासायनिक क्रिया पढ़ लिए, अब किसका पढ़ेंगे, क्षारक के साथ, किसका, धातु की अपक्रिया। एक बार अम्ल के साथ धातु की अपक्रिया पढ़े, और एक बार क्षारक के साथ किसकी अपक्रिया, धातु की अपक्रिया। क्योंकि दोनों का रासायनिक गुण पढ़ना है ना, अम्ल और क्षार दोनों का। तो रासायनिक अपक्रिया, तो अम्ल भी धातु के साथ रासायनिक अपक्रिया करता है, और क्षार भी धातु के साथ क्या करता है, रासायनिक। अब क्षार कैसे करता है, देखो, क्षार प्लस धातु क्या बनाएगा, लवण और दोनों सेम है कि नहीं। जो हमारा अम्ल है वह भी धातु से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। और जो हमारा क्षार है वह भी धातु से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। सेम है। बेस हो गया, मेटल हो गया, साल्ट हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल, NaOH क्या है बेटा, कई बार आप पढ़ चुके हो ना, कई बार बताया हूं कि नहीं बताया हूं, क्या बताया बताओ, कई बार बताया हूं ना। NaOH क्या है, क्षार नहीं है, NaOH क्षार नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। और यह जब किसके साथ क्रिया करता है, जिंक के साथ, तो क्या बनाता है, सोडियम जिंक ऑक्साइड। ये तो हम कहते हैं, लेकिन इसका वास्तव नाम क्या है, सोडियम जिंकनेट। क्या है, अब ये इंटर में पहुंचोगे तो इसको क्यों बेटा हम सोडियम जिंकनेट पढ़ते हैं, इंटर में जब बोले थे आपको बेसिक क्लास ले लो, वहां पर ये चीज बताया जाता है कि इसे सोडियम जिंकनेट क्यों बोलते हैं। अंडरस्टैंड? कि इसे सोडियम जिंकनेट क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो 11 में 12 में पढ़ाया जाए आपको। और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या है आपका भैया, ये आपका क्या हुआ, लवण। क्या हुआ, लवण। और ये क्या बन गया, हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बन गया, हाइड्रोजन। अंडरस्टैंड? क्लियर है? आगे चले जी। अब क्या पढ़ेंगे, पॉप टेस्ट। अरे पॉप टेस्ट क्या है, पॉप टेस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि जब हम अम्ल का और क्षार का धातु के साथ क्रिया कराए तो हमको लवण और क्या प्राप्त हुआ, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है कि नहीं, उसका परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉप टेस्ट। कैसे करते हैं, जलती हुई मोमबत्ती उसके पास ले जाते हैं, फटाक से फूटता है तो ये पता चल जाता है कि हाइड्रोजन गैस इससे निकल रही है। कुछ इस प्रकार से यहाँ देखते हैं। यहाँ एक क्या ले लिए, परख नली। क्या ले लिए, परख नली ले लिए। उसमें क्या भर लिए, देखो यहाँ से तन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और दानेदार जिंक के टुकड़े। ये जिंक क्या है बेटा, जिंक क्या है, धातु नहीं है। और ये H2SO4 क्या है, अम्ल है। कोई दिक्कत है? तो अम्ल के धातु के साथ क्रिया करा रहे हैं कि नहीं। अरे एक परख नली ले लिए, उसमें क्या मिला दिए, H2SO4 और क्या मिला, या गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्रिया हो रही है कि नहीं। और जब आप क्रिया हुई तो यहाँ पर एक क्या लगा दिए, कीपर। क्या लगा दिए, तो यहाँ से केवल गैस देखो पाइप के माध्यम से ऐसे निकल रही है। केवल क्या निकल रही है, अरे भाई पाइप है तो उसमें से केवल गैस ही तो निकल पाएगी, क्या ये बाहर निकल जाएगा, नहीं। तो ये निकल करे, एक मैंने क्या ले लिया, कीपर ले लिया। क्या ले लिया, कीपर। उसमें क्या रख लिया, साबुन का विलयन। साबुन घोल के पानी में रख लिया। साबुन घोलते हो ना पानी में, तो साबुन का क्या रख लिया बेटा। अब देखो इसमें क्या भरा हुआ है, अब देखो
जब हम क्या, अब शुरू से फिर से देखो, जब हम जिंक मतलब धातु H2SO4 को आपस में मिलाकर अपक्रिया कराना शुरू किए। अब क्या कराना क्या किए, शुरू किए, तो धीरे धीरे बताए ना, अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक लवण और दूसरा, तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले देखो निकल रहे हैं। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले दिख रहे हैं आपको, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले देखो निकल रहे हैं, और सब आपस में बनके क्या बने, वहां लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दोनों मिलके, ये दोनों मिलके वहां क्या बन जाएंगे, लवण। और हाइड्रोजन गैस के जब बुलबुले निकलेगा तो वह वाष्प बन के उड़ के कहां जाएगा, ऐसे देखो उड़ के नली में से बाहर आ जाएगा कि नहीं, बाहर आ गया, और उसको हम लाकर कहां छोड़े हैं, साबुन से, साबुन का विलयन है एक, हम परख वो लिए हैं, सॉरी कीपर लिए हैं, उसमें क्या भरे हुए हैं, साबुन का विलयन, उसमें लाकर छोड़े ना, तो यहां से क्या निकला बेटा, बुलबुला निकल रहा है। देखो बुलबुला यहां से भी निकल रहा है कि नहीं, देखो लिखा है हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले, हाइड्रोजन से भरे साबुन के, तो जब हम इस पे लाकर पानी में छोड़े तो यहाँ हाइड्रोजन से भरे एक साबुन का बुलबुला, जो पानी में साबुन मिला हुआ था उसका बुलबुला, उसके अंदर क्या बन गया, ऐसे बुलबुला है, उसके अंदर क्या भर गया, हाइड्रोजन, ऊपर से बुलबुला। अरे भाई कभी कभी साबुन का गज्जा से बुलबुला बनता है कि नहीं, तो उसके अंदर क्या भरा हुआ है, हाइड्रोजन। अभी जब बाहर निकलना शुरू किया तो मोमबत्ती लेके आए, क्या ले आए, जलती हुई मोमबत्ती, और जो ला रहे हैं इसके पास जब लेके गए तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा, देखो जल रहा है कि नहीं, ये जो बुलबुला निकल रहा है, जब इसके पास हम मोमबत्ती जलते हुए लाए तो फट फट करके उसका क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, जल रहा है कि नहीं जल रहा, क्लियर हो गया, आगे की नहीं समझ में। तो पहले हम एक परख नली लिए, उसमें क्या भरे, अम्ल और धात, अब क्रिया कराए तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धीरे धीरे नली की सहायता से कहाँ आ गए, कीपर में, साबुन के विलयन में, साबुन के विलयन के साथ बुलबुला निकल रहा है हाइड्रोजन की नहीं, हाइड्रोजन यहाँ लिखा है हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले, मतलब इस बुलबुले में कौन भरा हुआ है, अंदर हाइड्रोजन। और जब उसके पास जलते हुए मोमबत्ती ले गए तो वहां फट फट ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन हो गया, मतलब वो जल जा रहा है, क्या हो रहा है, जल जा रहा है, और फट से फूट जा रहा है। अब फूटता क्यों है, जैसे गुब्बारा है ना, गुब्बारा है, सुई मार दो, सुई क्या कर दो, मार दो, तो फट से फूट जाता है, बिकॉज कारण क्या है, केस क्या है, कारण ये है कि हवा बहुत तेज से बाहर निकलने की कोशिश करती है गुब्बारे से, गुब्बारे से हवा बहुत तेज बाहर निकालने की कोशिश करती है ना, तो वह बढ़िया से जगह नहीं पाती है, तो इतना तेज ठेलती है कि गुब्बारा क्या हो जाता है, फट जाता है। वैसे जब ये बुलबुला है, ये क्या है बेटा, बुलबुला, और वो किसका बुलबुला है, साबुन के विलयन का, और उसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो जब मोमबत्ती ले गए तो हाइड्रोजन जलना चाहता है, हाइड्रोजन क्या चाहता है, जलना, तो तुरंत तो पूरा बाहर नहीं आ पाता, तो जब तुरंत बाहर नहीं आता तो प्रेशर मारता है, तो बुलबुला फट से क्या हो जाता है, फुट जाता है, और तुरंत जल जाता है। समझिए पूरी बात। केस हाइड्रोजन गैस की परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, हाइड्रोजन गैस की परीक्षण किया जाता है जली मोमबत्ती के पास, जल्दी मोमबत्ती के साथ हाइड्रोजन गैस को रखने पर पाप ध्वनि उत्पन्न होता है। जल्दी मोमबत्ती ले लो, उसके पास जब ले जाओगे आप हाइड्रोजन गैस को, तो वह क्या होता है, पाप ध्वनि उत्पन्न करता है। तो देखेंगे वन माने जब ये बर्निंग मतलब जलती हुई, कैंडल मतलब मोमबत्ती को माने है, बड़ा मतलब लाया जाता है, नियर मतलब पास में, द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, परख नली के मुंह के पास, कंटेनिंग, कंटेनिंग मतलब बोलो, कंटेनिंग मतलब अब बताओ, हाइड्रोजन, कंटेनिंग हाइड्रोजन युक्त, हाइड्रोजन युक्त गैस। तो जब जलती हुई मोमबत्ती को हाइड्रोजन गैस युक्त परख नली के मुंह के पास क्या किया जाता है, लाया जाता है। इट यहाँ बर्न मतलब जलता है, बेस मतलब साथ में एक पाप साथ, यह एक पाप जलता है। दिस confirms the presence of हाइड्रोजन गैस। इससे क्या हो जाता है, पुष्टि हो जाती है, कंफर्म मतलब पुष्टि हो जाती है कि प्रेजेंट मतलब उपस्थित है आप हाइड्रोजन गैस। इससे जब वो फूटा तो हमको मालूम हो गया ना कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उपस्थित है, इसका मतलब पक्का है जब ये क्रिया कर रही है दोनों तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। पुष्टि हो गई ना, परीक्षण हो गया हाइड्रोजन गैस की नहीं। ये कैसे रासायनिक क्रिया हो रही है, तो आपका दानेदार, दानेदार क्या है, जिंक है, दानेदार क्या है, जिंक। चालू है जी, विश्वास नहीं तुम लोग के ऊपर।
तो इसका थोड़ा रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे ना, जो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ हो रही है, जैसे आपका ये क्या है, जिंक है, और ये क्या है, H2SO4 है। क्लियर है? अब दोनों कैसे क्रिया कर रहे हैं थोड़ा ये देखेंगे। तो यहाँ पर ले लिए जिंक धातु और H2SO4 क्या हो गया, अम्ल, तनु अम्ल। ठीक है, अब क्रिया करेंगे ना, दोनों रासायनिक क्रिया होगी तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट क्या बनेगा, प्लस H2 गैस निकलेगा। देखो जिंक आ गया किसके दर पे, H2 के ना, जिंक आ गया किसके दर पे, तो देखो जिंक सल्फेट बन गया कि नहीं, और H2 बाहर निकल गया कि नहीं। तो यही तो हो रहा है। तो इस परख नली में क्या बचेगा बेटा, जब अभिक्रिया होगी तो क्या बचेगा, तब बचेगा जिंक सल्फेट। हम परख नली जब लिए तो उसमें क्या क्या मिलाए थे, जिंक और H2SO4 क्या मिलाए थे, और जब अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा जिंक सल्फेट, यही तो बचेगा। और हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल रहा है ना, तो हाइड्रोजन गैस परख नली से बाहर निकल जाएगा और परख नली में बचेगा क्या, जिंक सल्फेट। और पहले डाले क्या थे, क्या डाले थे, H2SO4 और जिंक डाले थे। जब आप क्रिया कर लिए, दोनों क्रिया कर लिए साथ में कि नहीं, तो क्या बना, जिंक सल्फेट वाष्प तो है नहीं, लवण है, ठोस है, तो इसी में रह जाएगा कि नहीं, और हाइड्रोजन गैस इधर बाहर निकल जाएगा। इस तरह से कुछ क्रिया हो रही है, कोई दिक्कत। और इसका हम मोमबत्ती से क्या कर रहा है, परीक्षण कर ले रहा है, वही आपका पॉप टेस्ट। आगे चले, सब कुछ सही। आगे देखेंगे तो देखो, तो पहला हम अम्ल और क्षार का रासायनिक गुण कौन सा पढ़े, धातु के साथ अपक्रिया कराए। अम्ल और क्षार का पहला किसके साथ अपक्रिया कराए, धातु के साथ। दूसरा किसके साथ कराएंगे, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अपक्रिया किसके साथ, अम्ल की, अभी देखो अम्ल के साथ और इसके साथ क्षार के साथ। समझ आ गया बात समझ गई नहीं। पहला रासायनिक गुण कौन से पढ़े, अम्ल और क्षार का रासायनिक गुण पहला कौन सा पढ़े, उसका अपक्रिया धातु के साथ कराए दोनों का। अब दोनों का अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट। बात क्लियर हो रही है। तो ये दूसरा गुण है, ये क्या है, दूसरा रासायनिक गुण है। एक बार धातु के साथ कराए, एक बार क्या करा रहे हैं, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ। चलो देखते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट मतलब क्या होता है, धातु कार्बोनेट एंड माने तथा धातु कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट है ना, धातु बाइकार्बोनेट का रिएक्शन अपक्रिया। पहले किसके साथ, जैसे वहां पढ़े थे सेम वैसे यहाँ भी, पहले किसके साथ बेटा, अम्ल के साथ विथ एसिड। किसकी अपक्रिया, धातु कार्बोनेट की। दो लोग है ना, तो देखो यहाँ क्या लिखा है बेटा, देखो अम्ल क्या लिखा है, एसिड, और धातु कार्बो। तो अम्ल की अपक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, धातु कार्बोनेट के साथ ना। तो ये रासायनिक गुण नहीं है अम्ल का, रासायनिक गुण है कि नहीं, किसी के साथ क्रिया करना ही, रासायनिक क्रिया करना ही उसका रासायनिक गुण होता है ना। तो धातु कार्बोनेट के साथ क्या कर रहा है, अम्ल जो है वह धातु कार्बोनेट के साथ क्या कर रहा है, रासायनिक क्रिया। इसका मतलब है इसका क्या है, रासायनिक गुण है। इसका मतलब है इसका क्या है, रासायनिक गुण है। अब देखो अम्ल एसिड हो गया और धातु कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट हो गया। दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, पहला चीज। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा जल बनाते हैं। तीसरा क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो पहला लवण मतलब साल्ट, CO2 तो जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तीन चीज बनाते हैं। तो आज से आपको अगर कोई पूछे कि जो अम्ल है वह धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करके क्या क्या बनाता है, तो जल, लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता। अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करके लवण, कार्बोनेट और जल बनाता। यहां पर इसको इंक्लूड कर लेना, यहां पर लिख लेना, कोई दिक्कत। अब कैसे, एग्जांपल देखो, अम्ल क्या है बेटा, HCl अम्ल है ना। HCl क्या है बोलो, HCl क्या है, अम्ल है। HCl क्या है, अम्ल है। और Na2CO3 सोडियम, Na मतलब, और CO3 मतलब कार्बोनेट। तो धातु कार्बोनेट हो गया कि नहीं। अच्छा गुरुजी धातु कार्बोनेट कैसे, क्योंकि Na क्या है बेटा, धातु नहीं है, Na धातु नहीं है। तो Na और CO3 मतलब कार्बोनेट। तो यहाँ पर धातु कार्बोनेट ही तो लिखा है, तो यहाँ पर मैं NaCO3 ले सकता हूँ। आपकी इच्छा कहे तो आप क्या ले सकते हो, MgCO3 ले सकते हो। क्या ले सकते हो, मैग्नीशियम भी तो क्या है, धातु है। मतलब यहाँ पर कोई धातु होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो धातु कार्बोनेट, चाहे सोडियम कार्बोनेट ले लो, चाहे क्या ले लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, यहाँ ऊपर पढ़ चुके हैं, पहला बनेगा लवण। पहला क्या बनेगा,
तो NaCl बना कि नहीं? और NaCl है क्या बेटा? NaCl है क्या? NaCl क्या है? लवण नहीं है। देखो यहां से 2 Na और यहां से 2 Cl आपस में मिल गया कि नहीं? तो क्या बन गया? क्या बन गया? लवण। और दूसरा क्या बन गया? कार्बोनेट। तीसरा कैसे बन गया? जल। कैसे बना थोड़ा देखते हैं। यहां से 2, यहां 2 लगा है, यहां क्या लगा है? 2। तो 2 Cl और 2 Na क्या बन गया? NaCl। यहाँ पर CO3 है ना बेटा, क्या है? तो यहां से CO2 निकाल लो। देखो CO2 निकल गया कि नहीं? कितना वो बचा? एक ना। कितना वो बचा? एक वो बचा। और देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे ना, तो यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन और एक वो जल बनेगा कि नहीं बना? ऐसे बना। फिर से एक बार बता दे, फिर से एक बार देख लो। देखो यहाँ पर 2 है, क्या है? तो देखो 2 Na और 2 Cl निकल गए कि नहीं? NaCl बन गया। यहां से CO3 में से CO2 निकाल लो। CO2 निकाल लिया कि नहीं? कितना O बचा बेटा? 1। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचा हुआ ना, तो H2O निकल गया कि नहीं? यही बात, ऐसे अभिक्रिया हुई है। ऐसे अभिक्रिया। तो आज से हम यह जान गए कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता। अंडरस्टैंड? अच्छा, तो धातु का देखो, अम्ल का किसके साथ पढ़ चुके? धातु कार्बोनेट के। अब अम्ल का किसके साथ पढ़ेंगे? धातु बाइकार्बोनेट। तो देखो यहाँ क्या लिखा है? अम्ल का किसके साथ बेटा? धातु बाइकार्बोनेट। धातु बाइकार्बोनेट बोलो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों एक ही चीज है। यहाँ क्या बोल सकते थे? हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बो, बाई को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। अभी आगे देखोगे। देखो तो अम्ल का आप किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं? धातु कार्बोनेट के। पहले किसके साथ कराए? धातु कार्बोनेट के साथ। अब किसके साथ करा रहे हैं? बाइकार्बोनेट के साथ। तब भी क्या बनता है? सेम चीज, लवण कार्बन डाइऑक्साइड और धातु का, चाहे धातु कार्बोनेट के साथ कराओ चाहे धातु, बनेगा सेम ही चीज। कौन कौन? लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सेम चीज बनेगा। अंडरस्टैंड? चलो देखते हैं। अम्ल क्या है बेटा आपका? HCl, बहुत बार जान चुके हो। धातु बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में अंतर क्या है? केवल यहाँ देखो NaCO3 है ना, यहाँ पर बस एक Na, यहाँ पर देखो 2 Na था कि नहीं, और एक Na हट के क्या गया? उसके दर पे H आ गया। क्या गया? H। तो इसलिए तो बोले चाहे इसे क्या बोलो? धातु हाइड्रोजन कार्बो, चाहे क्या बोलो? धातु बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन को बाई भी बोला जाता है और हाइड्रोजन भी बोला जाता है। ये आप किसमें पढ़ोगे? इंटर में, क्यों बाई बोला जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? अम्ल। और ये आपका क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी मतलब सोडियम, और मैंने बताया जैसे आपको हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? बाई, और CO3 को, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है? चाहे बोलो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई दिक्कत? अब क्रिया करके क्या बनाए? NaCl। फिर वही बात, यहां से Na और Cl साथ हो गए कि नहीं? और CO2, यहां CO2 निकल गया कि नहीं? और यहाँ पर H2O, एक H यहाँ है और एक H यहाँ है, और एक वो इसमें से बचा है ना, तो H2O बन गया कि नहीं बन गया? कोई दिक्कत? तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे बेटा? दूसरा गुण पढ़ रहे थे, दूसरा रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। किसका? धातु, सॉरी, अम्ल और क्षार का दूसरा रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। किसके साथ अभिक्रिया? धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ। तो अम्ल का पहले किसके साथ अभिक्रिया कराए? धातु कार्बोनेट। दोबारा किसके साथ कराए? अब क्षार का कराएंगे ना, तो क्षार के साथ विथ बेसिक। क्षार, जो क्षार है वह धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, अभिक्रिया ही नहीं करता है। अम्ल किया ना, अम्ल देखो धातु कार्बोनेट के साथ भी किया, अम्ल देखो धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी किया, लेकिन क्षार NaOH क्षार किसी के साथ किया? तो यहाँ क्या लिखा बेटा? कोई अभिक्रिया नहीं। मतलब कोई आपसे पूछे कि क्षार जो होता है वह किससे? धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, तो आप क्या बोलोगे? अभिक्रिया ही नहीं करता। जो आपका क्षार है वह धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। करता कौन है? अम्ल। करता कौन है? अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ भी, और अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करता, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर बता दिया गया है। और क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगी। तो रासायनिक गुण पढ़ लिए कि नहीं? नेक्स्ट देखेंगे। कोई दिक्कत हो तो एक बार बता दो। कोई दिक्कत है किसी को? हाथ उठाओ। दिक्कत है? दिक्कत वाले हाथ उठाए। क्या दिक्कत? ये क्यों? यहाँ पर बता रहे थे एक
एक मिनट रुक जाओ। जलीय विलयन नहीं बताए थे एक क्यू का इक्वेशन। इक्वेशन मतलब क्या है? जलीय विलयन मतलब कैसा? ये पानी में मिला हुआ है, खाली NaCl नहीं है, नमक नहीं है खाली। ये भी बहुत बढ़िया बात है कि जो NaCl है वो खाली NaCl नमक नहीं है केवल, उसको क्या किया गया है? जलीय विलयन बना लिया गया, मतलब उसे जल में मिला के यहाँ आया है, जलीय विलयन आया। ठीक है, थोड़ा हल्का गीला रहेगा। क्या रहेगा? गीला। और यहाँ जी माने गैस जानते ही हो, यहाँ पर क्या यल है? लिक्विड। एल माने लिक्विड, यस माने सॉलिड। कोई दिक्कत और नहीं होना चाहिए ना। आगे चले बेटा, और कोई दिक्कत किसी को? आगे चले। अब देखो यहीं पर आप जान लो, एक टेस्ट और होता है। एक और टेस्ट कौन सा होता है बेटा? चूने के पानी का टेस्ट। ये नोट्स हैं, ये क्या है? इसमें नोट्स आ गए हैं। थोड़ा नोट मतलब बीच बीच में थोड़ा कोई अच्छी बात आ जाती है ना, उससे रिलेटेड थोड़ा सा है, नोट है। क्या है? नोट है। अंडरस्टैंड? क्या है? नोट है। तो एक और परीक्षण करेंगे, कभी किए ना। एक कौन सा परीक्षण करें? हाइड्रोजन का परीक्षण किया ना, हाइड्रोजन गैस का। दूसरा क्या करेंगे? चूने के पानी का टेस्ट। चूने के पानी का टेस्ट कैसे होता है? तो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दुधिया हो जाता है। जैसा कि आप फील करो, पहले मैं कहना क्या चाहता हूं। यहां पर बेटा हर जगह क्या निकल रहा है? जो भी आप पढ़े हो वहां पर हर जगह क्या निकल रहा है? एक चीज आपको दिख रही है? एक चीज आपको दिख रही है गधे? क्या निकला बताओ? क्या निकल रहा है? यहां पर भी क्या निकला और यहां पर भी क्या निकला? तो यही कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हम वहां करेंगे। किसका परीक्षण करने के लिए? चूने का पानी का। समझ में आ गया कि नहीं? देखो क्या लिखा है, चूने के पानी का टेस्ट। चूने के पानी का टेस्ट कैसे करेंगे? कुछ इस प्रकार से। टेस्ट ऑफ लाइन वाटर, लाइन और लीम वाटर, सॉरी लीम वाटर। तो चूने के पानी का टेस्ट कैसे करेंगे? वहां से क्या निकल रहा है आपका? जब हम अम्ल का कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करा रहे हैं तो हमारा क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है बताओ? तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है कि नहीं? तो उसी गैस का उपयोग करके हम क्या करते हैं? चूने के पानी का टेस्ट करते हैं। बस समझ आया कि नहीं? तो पहले उत्पन्न बाई कार्बन डाइऑक्साइड, वहां से क्या निकला बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड निकला ना। तो चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी क्या हो जाता है? दुधिया हो जाता है। तो वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला उसे कहां प्रवाहित करते हैं? उसे प्रवाहित करते हैं किसमें? चूने के पानी में। कहां प्रवाहित करते हैं? चूने के पानी में। कहां प्रवाहित करते हैं? चूने के पानी में। और पानी कैसे हो जाएगा? दुधिया। समझिए कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ जस्ट तुरंत बताया गया, क्योंकि वहां से क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी गैस को लेके कहां प्रवाहित कर देंगे? चूने के पानी में, और तुरंत पानी क्या हो जाएगी? दुधिया। चूने का पानी का टेस्ट हो गया कि नहीं? चूने के पानी का टेस्ट हो गया। कुछ इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखो ये नाम है इसका स्टैंड। क्या नाम है? और इसका नाम क्या है बेटा? ये जो लगा हुआ इसका नाम क्या है? कीपर, जिसे क्या बोलते हैं? थिसल फनेल। याद रखना, क्या पढ़ते हैं? थिसल फनेल। और ये आपका स्टैंड है। ये आपका क्या है? ये कार का है। ये क्या लगा हुआ है? कार। मतलब इससे कोई चीज बाहर जा सकती है, अंदर नहीं आ सकती। कार उसे बोलते हैं। ठीक है ना? इससे बाहर जा सकती है लेकिन अंदर कोई चीज नहीं आ सकती है। और आपका ये इसमें क्या भरा हुआ है? ये आपका बताया ना, ये क्या है आपका? पूरा कीपर है ना। ये आपका क्या है? एक परख नली। क्या है? परख। ये कीपर है, सॉरी। ये आपका क्या है? परख नली। ये क्या है आपका? और इस पे कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? ठीक है। और इसमें और एक चीज क्या है? तनुकृत हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल। क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जानते हो ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में मालूम है कि नहीं? अरे ये Cl को ही तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। किसको बोलो? ये Cl को ही तो बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस परख नली में क्या क्या है बोलो? पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और दूसरा क्या है? HCl। तो देखो यहां से क्या निकल रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकल रहा है? CO2 निकला। और यहाँ एक और परख नली लिया है। देखो हाथ में लिया है कि नहीं?
उसमें क्या भरा हुआ है? चूने का पानी। क्या भरा हुआ है? चूने का पानी। अरे चूने का पानी क्या मतलब? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये CaOH ये तो है। Ca मतलब कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, इसमें भरा हुआ है। अब जब इसमें क्या आएगा? बोलो क्या आएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ना। इसमें क्या आएगा बोलो? इसमें CO2 आ रहा है इस परख नली से कि नहीं? और जब परख नली से इसमें CO2 आएगा तो यह जैसा भी रहेगा कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा, मतलब दूध कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दूध कलर। ऐसे परीक्षण होता है। किसका परीक्षण हुआ? ये चूने के पानी का टेस्ट हुआ। कैसे हुआ? वहां से हम क्या ले लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एक परख नली में रख लिए। तो फिर जब हम इसमें यहाँ क्रिया कराए तो यहाँ से क्या निकला? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकला। और उसे जब हम किसमें? एक परख नली में क्या भर के? चूने का पानी, उसमें प्रवाहित किए तो चूने का पानी क्या हो गया? दूधिया हो गया। क्या हो गया बेटा? दूधिया हो गया। बात पूरी समझ में आ गई कि नहीं? पूरी बात समझ में आ गई। इसे परख नली बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कीप बोलते हैं, इसे स्टैंड बोलते हैं, इसे ये जो रेड कलर का है इसे क्या बोलते हैं? कार्क बोलते हैं। इसमें क्या भरा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भरा हुआ है। ठीक है, और क्या भरा हुआ है? HCl। नीचे क्या लिखा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इसमें क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसी में से डाल रहे हैं। क्लियर? आ गया कि नहीं आ गया? तो चूने के पानी का टेस्ट। तो जो उत्पन्न हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है को चूने के पानी से क्या करते हैं? चूने के पानी से क्या करते हैं बेटा? प्रवाहित करते हैं। तो जो हमारा वो है वो क्या हो जाएगा? पानी दूधिया हो जाता है। When produce, when जब प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूसड मतलब उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इंग्लिश बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं, याद रखना जीवन में। समझिए कि नहीं समझिए? कार्बन डाइऑक्साइड इज माने है पास मतलब गुजारते हैं। थ्रॉप मतलब थ्रॉप लाइन वाटर। बोलो चूने के पानी में से, चूने के पानी में से इस टर्न मिल्की वह कैसा हो जाता है? वह बदल जाता है दूधी कलर में। तो जब हम क्या करते हैं? जब हम प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड से गुजारते हैं किसको? किसको गुजारते हैं? तो चूने के पानी को प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। तो हमारा जो है यह क्या हो जाएगा? दूधिया हो जाता है। क्लियर? आगे देखेंगे। CaCO2 ये क्या है बेटा? CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का क्या? होल ट्वाइस। ये क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी वहां पढ़े ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या भरा हुआ बताओ? यहाँ ये क्या है बोलो? ये क्या है बोलो? और इसमें क्या प्रवाहित कर रहा है? CO2 गैस ला रहे हैं ना इसमें। देखो डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहा है? यहाँ ऊपर से लाके डाल रहा है। दोनों अब क्रिया करेंगे, क्या बनेगा? CaCO3 क्या बनेगा बेटा? CO3। संगमरमर जानते हो ना? पत्थर जानते हो ना? दूधिया कलर का सफेद रंग का जो पत्थर होता है इसी से बनता है। ठीक है, और आपका H2 और आपका जल, दो चीज बनेगा। जब कौन कौन मिलेगा? एक आपका कौन मिला? CO2। अरे भाई CO2 यहां से आ रहा है कि नहीं? और परख नली में हम क्या लिए हुए हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों मिलेंगे, दोनों देखो मिला रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 को मिला रहा है कि नहीं? क्या बनेगा? CaCO3 और क्या बनेगा? जल। क्या बनेगा? जल। तो कैसे कैसे बनता है? तो Ca किसके साथ आ जाएगा? CaCO2 और एक H यहां से ले लेगा ना, ओ सॉरी एक वो यहां से ले लेगा ना, तो कितना हुआ? CaCO2 एक वो यहां से ले लिया तो CO3 हो गया कि नहीं? अब यहाँ पर कितने वो बचे? दो ठू रहा, एक ठू ले लियो पहले, एक वो बचा कि नहीं? और दो ठू हाइड्रोजन और एक ठू O, तो H2 निकली कि नहीं? तो जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं तो दो चीज बनता है। एक क्या बनता है? एक बनता है CaCO3 और एक क्या बनता है? H2O। यही आपका दूधिया है, यही आपका है दूधिया जो चाक की तरह। ठीक है, और ये आपका जल है। तो पानी में दूध रंग का मतलब चाक की तरह बनता है, वही चाक वा किसी से बनता है। ठीक है, आगे चले देखो। अच्छा आगे और कुछ करते हैं। सफेद अवक्षेप पर्याप्त हुआ कि नहीं? सफेद अवक्षेप अगर अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित कर दें। अभी क्या किए थे बेटा? ध्यान से देखो, अभी क्या किए थे? बहुत थोड़ा सा CO2 प्रवाहित किए थे। अब क्या करेंगे? ढेर सारा इसमें CO2 प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? ढेर सारा इसमें CO2 प्रवाहित करते हैं, तब क्या होगा?
तो व्हेन एक्सेस CO2 इन पासेड, एक्सेस मतलब है अधिक मात्रा में CO2 उसी में प्रवाहित करें। जब थोड़ी मात्रा में करेंगे तो ये काम होगा, लेकिन जब अधिक मात्रा में कर देंगे तब क्या होगा आगे देखो। तो CO3 जो है ये बन गया था, CaCO3 बन गया था कि नहीं, और H2O बन गया था कि नहीं। अब इसमें और भी कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं तो तुरंत क्या बन जाएगा, CaHCO3 का होल टाइप, जो जल में क्या है, घुलनशील। जब थोड़ी मात्रा में प्रवाहित की तब क्या बना बेटा, ये दोनों बने। क्या बने, ये दोनों बने कि नहीं। देखो जब थोड़ी मात्रा में प्रवाहित किया तो कौन बना, ये दोनों बने कि नहीं। लेकिन अब और उसमें प्रवाहित करो, अब ये बन गया है कि नहीं। अब इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर रहा हूं कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहा हूं, तब क्या बन जाएगा, CaHCO3 का होल टाइप, कार्बन बाई चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, समझ कि नहीं। पहले ये बनेगा, पहले क्या बनेगा ये, लेकिन अगर और ज्यादा उसी में प्रवाहित करते रहो, प्रवाहित पहले आपका ये था, पहले आपका ये था कि नहीं, ये था, और इसमें क्या मिला दिए, CO2, तो क्या बन गया, ये बन गया कि नहीं। लेकिन अभी तुमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करना बंद नहीं किया तो ये तुरंत क्या बन जाएगा, इसमें अब इसमें CO2 मिलने लगेगा ना, और ये तुरंत क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CaHCO3 का होल टाइप, ये बन जाएगा। देखो समझो एक बार ऐसे समझ लो, यहां से देखो, यहां क्या था बेटा, CaOH का होल टाइप, क्या था बेटा, OH का होल टाइप, उसमें क्या प्रवाहित कर रहे थे, तो क्या बन गया, CaCO3 और प्लस H2O। लेकिन अब भी हम CO2 को प्रवाहित करना बंद, तो अब किसमें, इसी में तो मिलेगा, क्योंकि ये बन चुका है। इसमें क्या फिर मिलने, अब इसमें मिलने लगेगा CO2, और जब इसमें CO2 मिलने लगेगा तो ये तीनों मिलकर क्या बना देंगे, CaHCO3 का होल टाइप, जो जल में क्या है, घुलनशील है। इसको जल में अगर मिलाओगे तो जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। आगे चले, आपका पूरा बात हो हमारे दिमाग से तो क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चले, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। तो दो पढ़ चुके कि नहीं, दो क्या पढ़े बताओ, दो हम पढ़े अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, दो पढ़े ना, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार के दो क्या पढ़े बेटा, रासायनिक गुण। पहला कौन पढ़े बेटा, बोल दो, पहला कौन पढ़े, पहले अम्ल और क्षार का धातु के साथ रासायनिक क्रिया, दूसरा अम्ल और क्षार का धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक क्रिया, तीसरा अम्ल और क्षार की, अब ये किसी के साथ नहीं, परस्पर अभिक्रिया, खुद के साथ, अम्ल और क्षार खुद के साथ अभिक्रिया, अम्ल और क्षार का खुद के साथ अभिक्रिया। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो पहला क्या पढ़े, अम्ल और क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया, दूसरा क्या पढ़े, अम्ल और क्षार का धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, तीसरा अम्ल और क्षार का, अब सबसे क्या है द्विजन से, अब खुद के साथ, खुद हम कह लिए हैं, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया, कौन सा क्रिया, परस्पर। तो एसिड बेशक न्यूट्रलाइजेशन, कोई दिक्कत है, तो न्यूट्रलाइजेशन, अम्ल और क्षार अब आपस में क्रिया करेंगे ना, तो अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिल रहे हैं कि नहीं। अरे परस्पर अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि अम्ल और क्षार आपस में मिल जाए, तो अम्ल और क्षार, ये तो पहले पढ़ चुके हो, क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, पहले पढ़ चुके हो कि नहीं। उदाहरण NaOH क्या है बेटा, NaOH क्या है, क्षार है, और HCl क्या है, दोनों मिलेंगे क्या बनेंगे, NaCl बन गया कि नहीं, और H2O ये मिलकर क्या बन गया, H2O। ये पहले पढ़ चुके हो, लवण वाले पढ़े नहीं थे, तो NaCl और क्या बन गया, जल। इसी अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया। बहुत एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। देखो, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त कर दिया जाए। अब देखो, जब दोनों को मिलाएंगे, किसको, अम्ल को और प्लस
क्षार को। तो अम्ल क्या कर गया, क्षार का प्रभाव। अम्ल क्या करेगा, क्षार का प्रभाव, और क्षार क्या करेगा, अम्ल का प्रभाव नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, तो यही तो लिखा है, जब अम्ल द्वारा क्षार का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है, परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है, लवण और क्या प्राप्त होता है, जल। परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझिए कि नहीं। जैसे अगर मुझे क्या होती है, उल्टी होती है ना, अगर हमको क्या होती है, उल्टी होती है, तो हम क्या पीते हैं, क्या पीते हैं, नींबू ना, क्योंकि हमारे पेट में क्षार की मात्रा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, क्षार की मात्रा। और जब हम नींबू पानी पी लेते हैं तो नींबू पानी क्षार अंदर गया और क्षार को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तुरंत मेरा पेट क्या हो जाता है, सही हो जाता है कि नहीं, पेट सही हो जाता है कि नहीं, उल्टी होना कम हो जाता है कि नहीं। समझ में आया मेरा बात, समझ में आया कि नहीं। तो यही तो हो रही है यहाँ पर कि अम्ल क्या करता है, क्षार को निष्क्रिय कर देता है, और क्षार किसको निष्क्रिय कर देता है, अम्ल को, और क्या बना देता है, लवण और जल। तो इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रेक्षित प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिसे इसे इंग्लिश में कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है तो इंग्लिश देखेंगे, व्हेन द इफेक्ट ऑफ एसिड, व्हेन द इफेक्ट ऑफ एसिड, जब एसिड मतलब अम्ल के प्रभाव से, इज न्यूट्रलाइजेड उदासीन हो जाता है, बाई क्षार, बाई क्षार, क्षार के द्वारा अम्ल का प्रभाव। देखो इंग्लिश समझो, क्षार के द्वारा अम्ल का प्रभाव जब क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेड मतलब क्या, उदासीन हो जाता है, एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब इसके विपरीत। इसका मतलब क्या होता है, इसके विपरीत। इसके विपरीत मतलब क्या, इसके विपरीत मतलब क्या, कि जब क्षार अम्ल के प्रभाव को उदासीन करता है और क्षार अम्ल इसके विपरीत। यहां बस इतना ही बात बोल दिया, इसके विपरीत। अम्ल किसके प्रभाव को, क्षार, यहां पर लिखा है क्षार अम्ल के प्रभाव को, बस एक शब्द में बोल दिया इसके विपरीत। क्षार अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो फार्मिंग साल्ट, फार्मिंग साल्ट, फार्मिंग मतलब क्या होता है, परिणाम स्वरूप, साल्ट मतलब नमक, एंड मतलब और वाटर मतलब पानी, इट मतलब यह, इज माने है, काल्ड मतलब बुलाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है, नमक और जल प्राप्त होता है, और इसे ही हम क्या बुलाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बुलाते हैं। एग्जाम्पल में आप NaOH ले लिए, NaOH क्या है, क्षार है, HCl क्या है, दोनों मिला दिए, लवण प्राप्त हुआ NaCl और जल प्राप्त हुआ कि नहीं। मतलब जो आप अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया है, इसी को आप क्या कह सकते हो, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते। क्लियर है। तो देखेंगे, जब अम्ल द्वारा क्षार के प्रभाव को और क्षार द्वारा अम्ल के प्रभाव को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर देता है, और परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है, आगे चले। देखो यहां पर आ गया थोड़ा सा और अच्छी चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 1 नंबर में बहुत पूछी जाती है। ठीक है ना। देखो कभी कभी पूछता है कि प्रबल अम्ल ले लो, क्या ले लो बेटा, और दुर्बल क्षार ले लो, तो क्या बनेगा, तो अम्लीय लवण बनेगा। क्या बनेगा, जो प्रबल रहता है वही बनता है। लवण कैसा बनेगा, ये तो आप जान चुके हो कि अम्ल में अगर क्षार मिलाओगे तो क्या बनेगा, लवण और जल। लेकिन आपका प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार रहे तो लवण कैसा बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा। कैसा बनेगा, तो जो लवण रहेगा उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा रहेगी। ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि अम्ल क्या है बेटा, प्रबल है, और जो प्रबल रहता है उसका गुण ज्यादा दिखता है ना, जो प्रबल रहता है उसका गुण ज्यादा दिखता है, तो इसीलिए लवण कैसा बना, अम्लीय। अब यहां देखो, दुर्बल अम्ल ले लो और दुर्बल क्षार ले लो, तो प्रबल क्षार। तो अब क्या होगा, लवण कैसा प्राप्त हुआ, क्षारीय, क्योंकि गुण ज्यादा किसका दिखता है, प्रबल वाले का ना। अब कौन सा प्रबल है, क्षारक प्रबल है, तो गुण ज्यादा किसका दिखेगा, क्षार का। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, अब दोनों एक्टाइजेशन हो गए तो तुरंत एक दूसरे का कहती है। ऐसे दो लोग आपस में लड़ो, देखो दोनों हाथ आपस में लड़ो, दोनों के पास जांगर बराबर है ना, कैपेसिटी बराबर है ना, तो दोनों अपने एक दूसरे की ऊर्जा को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो उदासीन लवण बनेगा कि नहीं।
अब देखो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दोनों समान ऊर्जा के है ना, दुर्बल दुर्बल है ना, लड़ाओगे दोनों ऊर्जा अपनी क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, क्या बनेगा। लेकिन जब प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षार को मिलाओगे तो प्रबल अम्ल इसे खत्म कर देगा ना और बनाएगा अम्लीय लवण। और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को जब मिलाओगे तो ये प्रबल है ना, तो इसके गुण को क्या कर देगा, कम कर देगा और बनाएगा क्षारीय लवण। और जब दोनों समान समान रहेंगे तब उदासीन हो जाएंगे ना, समान समान रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की ऊर्जा आपस में मिलकर क्या हो जाएगी, खत्म। आगे चले तो इंग्लिश तो सबका जानते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, और क्या है एसिडिक साल्ट वाटर, और ये बेसिक साल्ट वाटर, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, और सब वही नीचे लिखा है, ये नेचुरल साल्ट है, उदासीन है, ठीक है। आगे चले, हाँ चौथा, चौथा क्या है, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया।